नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो आज इलेक्शन टुडे में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हर प्रयास में जुटी हुई है। इसका एक हिस्सा थी भारत जोड़ो यात्रा, जो अब खत्म हो चुकी है। बीते 145 दिन में राहुल गांधी की इस यात्रा को खत्म होने के बाद इस पर सियासत अब भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। इधर राजनीति की इस लंबी यात्रा का समापन हुआ तो देश भर में बयानों की बौछार शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने पुराना वक्त याद दिलाते हुए कहा कि जब जोशी जी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तब रॉकेट लॉन्चर छोड़े जा रहे थे। वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। और आज कितनी शांति है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पड़ रही है। सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा से कर दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल गांधी की यात्रा की तुलना श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा से करने पर बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी सांसद सुनील सोनी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने राहुल गांधी पर हमला बोला कि कभी जो है शंकराचार्य जी से भगवान राम से भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। आप अपनी बात करें और जो है बात को रखें, राजनीतिक बात करें। भगवान से तुलना करना जो है मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद है। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कितना भारत जोड़ पाए और कितना अपनी पार्टी को मजबूत कर पाए। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के साथ 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इलेक्शन टुडे में दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, और वो है शिव का मास्टर स्ट्रोक। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की कवायद में जुटी हुई है, या यूं कहें कि बीजेपी ने महिला वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो इधर कांग्रेस भी महिला मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में है। अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारी जो गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, ऐसी बहनों को अब 1000 रुपया महीना हर महीना दिया जाएगा। आधी आबादी को फिर साधने की कवायद शुरू हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस योजना के तहत हर पात्र महिला के खाते में शिवराज सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। जाहिर है कि इस साल चुनाव है, ऐसे में सीएम शिवराज एक बार फिर महिला वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग है जो चुनाव में जीत हार के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करता है। वहीं बीजेपी इस योजना को मील का पत्थर बता रही है।
बहुत ही मतलब इसको कहें कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बहुत संवेदनशील हैं और खासकर बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, माँओं के प्रति, हमारी मातृशक्ति के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा जीवन ही लगा रखा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी लाई और अब ये लाडली बहन योजना जो ला रहे हैं इसमें जो बहनों को 1000 रुपये मिलेगा और बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जो परित्यक्ता भी हैं और अन्य भी हैं। ये योजना भी मील का पत्थर साबित हो गया और आज आपको बता रहा हूँ ये लाडली बहन योजना भारत का हर राज्य इसका अनुसरण करेगा। महिला वोटर्स पर फोकस कर बीजेपी 2023 में जीत का परचम लहराना चाहती है। कटनी मेयर प्रीति सूरी की बीजेपी में वापसी को भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा सकता है। बीजेपी महिला नेताओं के जरिए भी आधी आबादी को साधने में जुट गई है, तो इधर कांग्रेस की नजर भी इस वर्ग पर है। महिलाओं को रिझाने कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि लाडली बहना योजना को लेकर वो बीजेपी पर तंज कस रही है। इस सरकार के दिन अब गिने चुने ही हैं। उस लिहाज से लाडली लक्ष्मी आएंगी, लाडली बहना आएंगी, लाडले पिताजी आएंगे। लाडली लक्ष्मियों को हुआ क्या? लाडली लक्ष्मियों के अलावा कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं? तो एक योजना और निकालकर उसके नाम पर जो 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा जाते जाते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश शिवराज सिंह की मामा वाली छवि को भुनाने की होगी और बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी और अब लाडली बहना योजना का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। साथ ही कांग्रेस कैसे आधी आबादी को लुभाएगी इस पर भी सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं टीकमगढ़ विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी वापसी के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। तो चलिए समझते हैं टीकमगढ़ के सियासी समीकरण। आज हम बूथबाजा कार्यक्रम में बात करेंगे टीकमगढ़ विधानसभा की। टीकमगढ़ विधानसभा वो विधानसभा है जो 1952 में अस्तित्व में आई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से राकेश गिरी गोस्वामी यहां से विधायक चुने गए थे, जिन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला को शिकस्त दी थी। और हम यहां की जनता से बात करेंगे, यहां के मतदाताओं से बात करेंगे कि क्या है उनके मत का मन। टीकमगढ़ सियासत के लिहाज से काफी अहम गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। बुंदेलखंड का सियासी मिजाज यहां से समझ आने लगता है। फिलहाल इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राकेश गिरी ने यादवेंद्र सिंह को करीब 4000 वोटों से मात दी थी। वहीं 2013 की बात करें तो बीजेपी के ही के श्रीवास्तव ने यहां से जीत का परचम लहराया था। कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह ने 2 बार यहां से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछले 2 बार से हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। शिवराज सरकार की योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास के आधार पर पार्टी जीत का दावा कर रही है। निश्चित तौर पे हमारी जो जिला अस्पताल थी वो 200 बिस्तर थी, लेकिन अभी हमने उसको 300 बिस्तर करा दिया और अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। कई स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए, 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, सीटी स्कैन मशीन लगाई गई, प्राइवेट वार्ड का निर्माण कार्य जारी है, 2 आईसीयू वार्ड, बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड। स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है वो अविस्मरणीय है। और जहां तक बात है तो टीकमगढ़ विधानसभा के लिए 355 करोड़ की सामूहिक नल जल योजना की माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। उसका भूमि पूजन हो चुका है, कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत बड़ी सौगात टीकमगढ़ विधानसभा को है। टीएम राय जैसा स्कूल जो 40 करोड़ की लागत से बनेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही स्कूल प्रारंभ होगा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार हमारे प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री से पुनः अभी भेंट करके चर्चा की थी 1-to-1 में कि हमें मेडिकल कॉलेज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुले। एक तो सबसे बड़ी जो रोजगार की और पलायन की स्थिति है, इन दोनों में बड़ा भ्रम है। तो रोजगार होना चाहिए, पलायन रुके। दूसरा, इंडस्ट्री खुले और चिकित्सीय सुविधाएं, ये हमारे मुख्य टारगेट में रहेंगे। जो पीने के पानी का संकट हुआ करता था हमारे विधानसभा कार्यकाल के दौरान, उस मुद्दे को हमने बहुत गंभीरता के साथ उठाया और हम असफल भी हुए हैं कि जिसका शिलान्यास माननीय शिवराज जी ने पीने का पानी, गांव-गांव नल, 500 का जल, ऐसे वो योजना हुई है। सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी है मध्य प्रदेश के अंदर, बढ़ी। हमारे टीकमगढ़ में थोड़ा सा सिंचाई का अभी अभाव है, तो सिंचाई की व्यवस्था हम करेंगे।
दो चुनाव से जीत की वाट जो रही कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता बीजेपी से नाराज है और एक बार फिर कांग्रेस का साथ देगी। हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, तीन बातें तो प्रमुख हैं। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर, किसानों के ऊपर जो इतने लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, किसानों को एमएसपी देने का काम नहीं हुआ है, ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनके ऊपर अच्छी सरकारें जो है पलट जाएंगी और कांग्रेस पार्टी भी इसी के ऊपर। करीब 2 लाख मतदाता वाली इस सीट पर जातिगत समीकरण ही मायने रखते हैं, लेकिन विकास ही हार और जीत का फैसला तय करती है। तो चलिए जनता से ही समझते हैं कि सीट पर कितना विकास हुआ और अभी कितना बाकी है। मुख्य बात यह है कि विधायक हमारा ईमानदार होना चाहिए, जनता के प्रति इसकी सद्भावना होनी चाहिए ताकि नगर का विकास हो। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारे में शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, मेडिकल कॉलेज लेके आए। प्रतिनिधि ऐसा हो जो आम गरीब लोगों के बीच में जाके पहुंचे। एक भी इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री खुल जाती है तो उसमें ज़्यादा नहीं तो कम से 500,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो रोजगार की अवसर पैदा कर सके, जिससे बेरोजगारी लोगों को रोजगार मिल सके। हम ये चाहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि जो एक हमारे क्षेत्र का विकास करे, ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना विकास करे। जनता विकास पर अपनी मिली जुली राय देती है। चुनाव में थोड़ा वक्त है, लिहाजा मन को तौलने के लिए भी वक्त है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि इस बार जनता का मूड क्या होगा, लेकिन ये तय है कि यहाँ की लड़ाई दिलचस्प जरूर होगी। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से जिनके अलग अलग दावे हैं। वहीं अब देखना यह है कि 2023 के चुनाव में मतदाता किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताएंगे। कैमरा पर्सन नरसीम अली के साथ अब्दुल तारिक, बंसल न्यूज, टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ के सियासी समीकरण समझने के बाद अब नजर डाल लेते हैं सियासी इतिहास पर। बुंदेलखंड की अहम सीटों में शुमार है टीकमगढ़ सीट, जहां पर करीब 2 लाख मतदाता हैं। 2018 में आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के राकेश गिरी ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद अगर इसके पहले की बात की जाए तो 2013 में भी बीजेपी के श्रीवास्तव यहां से जीते थे। कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। वहीं पिछले 7 चुनावों में 5 बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। आगे बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी में। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए कोतमा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ से। इस बार क्या है कांग्रेस की रणनीति और वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर ये पार्टी मैदान में उतरने वाली है, इस रिपोर्ट से जानिए। बोले तो नेताजी कार्यक्रम बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ है कोतमा विधानसभा के कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ। विधायक जी बताना चाहेंगे मुझे कि पिछले 5 वर्षों में आपने कौन कौन से काम किए हैं? और देखिए, पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में 2 पहलू थे। एक 15 महीने हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी। उसमें अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने 125 करोड़ के लगभग 125 करोड़ का काम विधानसभा क्षेत्र कोतमा में किया। उसकी पूरी सूची कोविड काल में तमाम जो भी हो सकता है, और 50 बिस्तर का एक अस्पताल हमने अपनी निधि से खोला, लोगों की सेवा की। इसके अलावा बहुत सारे और काम किए। बहुत सारी प्राथमिकता है कोतमा के को लेकर के। मेरे अपने सपने हैं, उन सपनों के लिए ही मैं संघर्ष कर रहा हूं। मुझे कोतमा की धरती को संवारना है, सजाना है। बहुत सारे सपने हैं। सीतामढ़ी बांध परियोजना है, उसको लाना है। रिवर फ्रंट बनाना है, कोतमा में ऑडिटोरियम बनाना है। हमें चिलिंग प्लांट तो कैसे भी हो गया, बिजली का हमारा सेंक्शन हो गया जो हम लोग 2019 से लगे थे, पर उसमें हमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है जिससे हमारे क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिल सके, जिसमें चीज, पनीर, ये सब चीजें वहीं बनेंगी दूध कलेक्ट होकर के। कोई इंडस्ट्री लाना है। एक सबसे बड़ी बात है कि कोई मुझे इंडस्ट्री लाना है अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि गैलरियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बड़ी चुनौती है मेरे क्षेत्र के लिए। एक तो युवाओं के लिए रोजगार और कृषि के लिए पानी। तो सीतामढ़ी बांध परियोजना से हम अपने क्षेत्र में पर्याप्त पानी दे सकेंगे।
जिससे अभी सिर्फ धान की फसल होती है, फिर 2 फसल 3 फसल किसान लेने लगेगा, उससे समृद्धि आएगी। और कोई इंडस्ट्री आ जाने से, जैसे वेल्सपन ने 1200 एकड़ जमीन लेके रखा है, लेकिन 15 साल हो गया, ना वो किसानों को जमीन वापस कर रहे हैं और ना ही उसमें इंडस्ट्री खुल रही है। तो वो सब चुनौतियां हैं, करना है। 2 बार से कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रहे हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं आप लोग, और भाजपा उसे पूरी रोकने की तैयारी है। क्या तैयारी है इस बार हैट्रिक लगाने की? मेरे पास सिर्फ सुबह से लेकर रात तक जनता, जनता और जनता, जनता की सेवा, जनता का प्यार, और इसका भाजपा क्या किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं। हम हैट्रिक लगाएंगे। आपने देखा जैसे कि कोतवा विधायक सुनील सराफ ने कहा है कि इस बार हम लोग हैट्रिक लगाएंगे, और यहाँ पर जो भी विकास है, युवाओं का रोजगार, कृषि को लेकर इन्होंने तमाम बातें कही हैं। अनूपपुर से विनय उपाध्याय, बंसल न्यूज। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। खाचरौद नागदा क्षेत्र में बैरागी चाय काफी मशहूर है। चाय होती है तो चुनावी चर्चाएं भी होती हैं। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ लेते हैं जायका चुनाव का। गाड़ी की इस दुकान में आज हम जायका लेने पहुंचे हैं, और जिस बैरागी टी स्टॉल पे हम पहुंचे, यहाँ की खासियत यह है कि 24 घंटे दुकान चाय की चालू रहती है। और यह उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर, मेन रोड पर मौजूद एक दुकान है। बात पे चर्चा करके जानेंगे कि वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनकी जो है वैचारिक रूप से उनकी तैयारियां हैं। जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इससे आप कितना खुद को जो है संतुष्ट पाते हैं? अभी क्या है, मोदी जी की सरकार चल रही है, और सब जगह अभी जो है मोदी जी का ही बोलबाला है, और ये मान के चलिए कि आगामी चुनाव में भी जो है मोदी जी जो जीतने वाले हैं। मोदी जी के भरोसे ही सब काम चलना है देश का। चलिए, हमारे साथ और भी अन्य लोग विधानसभा के मौजूद हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? इस बार भी बीजेपी ही आना है, कारण क्या, मोदी जी ने जो काम करा है वाकई में काबिल तारीफ है। इतने सालों में इतना अच्छा काम नहीं हुआ। अभी मैं जो 8 लेन बना है उससे दाहोद तक जाके आया हूँ, जो अभी चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन जो रोड बना है ऐसा विकास आज तक नहीं देखा। तो कितना आपको ऐसा लगता है कि नागदा विकास पहले होना चाहिए, नागदा जिला पहले बनना चाहिए, या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं वो पहले मिलना चाहिए? मूलभूत सुविधा करीब करीब सभी जगह उपलब्ध हो चुकी है। लाइट की जो समस्या थी वो अब है नहीं। आप खुद चाय उकालते हैं दिन भर, आपकी बड़ी अच्छी दुकान चलती है, देश के प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, क्या सोचते हैं आप विकास को लेकर के? और मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर से आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सुविधा हमने शिवराज जी और केंद्र में बैठे मोदी जी की सारी व्यवस्था है, और हमारे को बहुत अच्छी लगी है। इस विधानसभा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ से 2023 के चुनाव में कौन विधायक होना चाहिए, बीजेपी से या कांग्रेस से? बीजेपी से। जिन लोगों से हमने बात की वो यहाँ के लोकल लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं, खुश हैं, और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भी वे दोबारा ही बीजेपी को सत्ता में देखना चाहते हैं। बंसल न्यूज के लिए खाचरौद नागदा विधानसभा से नीलेश रघुवंशी। तो अब जाते जाते जन का मन भी टटोल लेते हैं। संस्कार धानी जबलपुर में क्या चाहते हैं लोग और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो, जनता के हित में काम करेंगे तो जनता के लिए अच्छे हैं। लेकिन यदि राष्ट्र का हम देखें तो सिर्फ एक ही पार्टी है, एक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ मोदी। राष्ट्र का यदि निर्माण करना चाहते हैं तो ओनली मोदी, सिर्फ मोदी। मुद्दे तो बहुत सारे, अगर गिनाने बैठेंगे तो पूरा दिन हो जाएगा। इसलिए सब समझदार है, जनता भी समझदार है कौन से मुद्दे होने चाहिए, कौन से नहीं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, और लोगों का बिजनेस चौपट हो गए हैं, युवा को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं हो रही, स्कूलों में फैसिलिटी पूरी नहीं मिल रही हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, गृहिणियों के बजट बिगड़ गए हैं, है ना। ये सब चीज़ें लेके ही लोग अपना अपना डिसीजन देंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे वो है। ये जो अपने जो युवा वर्ग हैं ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पढ़ लिखने के बाद में उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप मतलब अगर सरकार काम करे तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस बार 2023 में पुनः मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने हैं उसमें व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि फिर से भाजपा यहाँ पे आएगी, जिसके मेन मुद्दे जो हैं वो हिंदुत्व पे ही होने चाहिए, क्योंकि भाजपा चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसके कारण ही हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा हो पा रही है। इसलिए शिक्षा को लेके होना चाहिए। कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चों का बहुत लॉस हुआ है ना,
और एक बेरोजगारी के ऊपर। जी कांग्रेस को तो अभी क्या ही बोला जाए, बीजेपी तो ज़्यादा सही ही चल रही है, पर चेंज करने का टाइम है अब। जहाँ तक है कि चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो, झाड़ू आनी चाहिए। हमारे नज़र में तो अपने शिवराज मामा और मोदी जी ही आगे रहेंगे, और विपक्ष तो लगी हुई है सरकार गिराने पे, पर विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी सरकार जो भाजपा की है और इन्हें सबके हित की बात करी है, दिव्यांगों से लेके पेंशन से लेके सब पूरी सुविधा दे रही है, हम लोगों को भी दे रही सुविधा, और जो बुजुर्ग है उनको भी दे रही है पेंशन सुविधा, हर सुविधा हमको मिल रही है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।